सो लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, ध्यान है सबको, है ना? इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जो कभी भी एनर्जी, देखो हमने एनर्जी स्टार्ट किया था, है ना? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर ड्यू टू मोशन इन ए बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना? यस सर। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है। और डिसिपेटेड एनर्जी क्या होती है? जब भी हम वर्क करते हैं तो या तो बॉडी वो वर्क डन की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, या तो वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, या पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, या फिर सराउंडिंग में लॉस हो जाता है। उसको बोलते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? अब ये जो लॉस हो जाती है एनर्जी, ये हम दोबारा इसको वर्क, इस एनर्जी के थ्रू हम दोबारा वर्क नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? सो इट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड बैक टू द सिस्टम। आया समझ में? बाकी काइनेटिक एनर्जी और स्टोर्ड फॉर्म की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उससे तो हम वर्क कर सकते हैं। ध्यान है ना सबको? यस सर। यस सर। देन फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सो दो तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो कभी भी एनर्जी को डेसिपेट नहीं करते। समझ में आया? और जब भी whenever these force do work, always this energy changes the potential energy of the system। तो हमने देखा था अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होती है। याद है ना सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. जैसे इस एग्जांपल में देखो, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वो कितना था? पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया? mgh। ये पॉजिटिव आया। और ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, नीचे जाता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। तो जब भी पॉजिटिव वर्क होता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। समझ में आया? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। देन अगर नेगेटिव वर्क करता है कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो जाता है ऊपर जाते वक्त, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, और ऊपर जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है सिस्टम की। याद है ना? तो हमने इस हिसाब से फॉर्मूला सीखा था। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये फॉर्मूला याद है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू समझ में फाइनल। आया क्या? यस सर। Yes, हम इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसके आगे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नहीं होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। समझ में आया? yes, sir. ठीक है। सो मान लो ए से बी तक में ये कंजर्वेटिव फील्ड है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है। उस फील्ड को, उस रीजन को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ए से बी तक में किसी भी पास से लेके जाऊं, इससे लाऊं या किसी भी पास से लेके जाऊं, वर्क डन होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यहाँ पे इनिशियल का है ए पर, तो यू ए माइनस यू बी, हमेशा ये वर्क डन होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? इनिशियल माइनस फाइनल, चाहे आप इस पास से लेके जाओ, इस पास से लेके जाओ, इस पास से लेके जाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, चाहे आप किसी भी पास से लेके जाओ। समझ में आया क्या? यही फॉर्मूला यूज करना है। यस सर। ठीक है। Yes, यस सर। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करा के बताए थे टाइप्स ऑफ। इनके अलावा अगर आपको बोलना है कि कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं सब कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, ये फोर्स है, यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी को लेके जाना है, तो इसका वर्क डन हमने निकाला था, ये आया था 22 जूल। याद है ना फॉर्मूला? तो इस पास से लेके जाओ, इस पास से लेके जाओ, इस पास से लेके जाओ, वर्क डन इतना ही आएगा। समझ में आया क्या? फिर इस तरह के फोर्स हो, एफ एक्स आई के प्लस एफ आई जे के प्लस एफ जेड के। जैसे एक्स स्क्वायर आई वेरिएबल फोर्स हो, आई केप में एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो, जे केप में वाई का फंक्शन हो, वैसे के केप में जेड का फंक्शन हो। इस तरह के फोर्स भी क्या होते हैं?
कंजर्वेटिव होता है। इनका वर्क डन हमने निकाला था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस का आता है ना इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इस तरह के फोर्सेस भी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये वो फोर्स होते हैं जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, याद है ना? ये वो फोर्स होते हैं जो एनर्जी को, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सा फोर्स था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। सो these are the forces whose work done is always dissipated। वर्क डन क्या हो जाता है, डिसिपेटेड हो जाता है, सराउंडिंग में लॉस हो जाता है ना। एंड उससे क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो जाएगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है तो वो जितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा उतनी एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो जाएगी, तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? जब भी एनर्जी डिसिपेट होती है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And the system energy is always decreases। So work done by non-conservative forces is never stored, it always dissipated। कभी भी स्टोर नहीं होता है इसका वर्क डन। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना? पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, बट यहाँ पे कभी भी स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा लॉस हो जाएगा सराउंडिंग में। कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करते थे, कभी भी एनर्जी डिसिपेट नहीं करते थे। यहाँ पर हमेशा एनर्जी डिसिपेट होती है, कभी भी स्टोर नहीं होती है। जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है, कभी स्टोर तो होती ही नहीं है। और आपको पता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी भी अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर लगेंगे तो कभी भी हमें पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना होगा क्या? कभी पोटेंशियल एनर्जी का की बात हम करेंगे क्या अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं? तो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका वर्क डन तो लॉस में चला जाता है, स्टोर तो होता नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात हम वहां करते हैं जहां पर एनर्जी स्टोर होती है, जैसे स्प्रिंग में, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में? Yes, sir. सो इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पता है ना, जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं, उस रीजन को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है तो वो जहां पर लग रहा है उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। वी नेवर टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। एक काम तक लिखो, पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, इतना लिखो, 1 मिनट में कर। We never talk about potential energy because potential energy is a sort of stored energy. So in non-conservative field, we never talk about potential energy, since potential energy is a sort of
स्टोर्ड एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी तो स्टोर होती ही नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, होती है क्या, या तो डिसिपेट होती है, हमने पहले ही लिखा। समझ में आया? समझ में Yes. आया? Yes, sir. Yes, sir. So that's why potential energy is the property of only used for conservative field only. समझ में आया क्या? It is the characteristics property of only for conservative field. ये बात समझ में आई? ये भी लिख देते हैं। Hence पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप हमेशा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, और स्टोर्ड फॉर्म में वाली एनर्जी कौन सी फील्ड में होती है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव में? Conservative. Conservative. यस, नॉन कंजर्वेटिव में तो एनर्जी डिसिपेट होती है, याद रखो। हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ओनली फॉर, कौन सी फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है। स्प्रिंग में आप पढ़ोगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है। फ्रिक्शन से रिलेटेड आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे, बिकॉज फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड जो उसके साथ फील्ड एसोसिएटेड है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी वाली बात हम नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. So whenever it is the characteristic property only for conservative field, है ना? क्योंकि जब भी कंजर्वेटिव फील्ड में हम वर्क करते हैं तो या तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, अभी बताया था ना। अगर पॉजिटिव वर्क होता है तो डिक्रीज होती है, और नेगेटिव वर्क होता है तो इंक्रीज होती है। समझ में आया? whenever work is done in conservative field, it is either increasing or decreasing the potential energy of system. समझ में आया? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes. बट जब भी Yes, हम sir. नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात करेंगे तो वर्क डन इज ऑलवेज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, कभी भी स्टोर नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? सो कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में नहीं करेंगे, ये बात एक बार और लिख लेते हैं। बट whenever we talk about नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जनरली ऐसी फील्ड जो एनर्जी को डिसिपेट करवाती है, जैसे फ्रिक्शन है या और कोई भी रजिस्टिव फोर्स होते हैं। द वर्क डन इज ऑलवेज, जो भी हम वर्क करते हैं, इज ऑलवेज डिसिपेटेड in the form of heat and sound to the surrounding. ठीक है, सो ये कभी स्टोर तो हो नहीं सकता है, तो सराउंडिंग में लॉस हो गया, सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। समझ में आया? Yes, sir. So we never talk about potential
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ए सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। सो इसकी यहाँ बात हम नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, आपको ढंग से समझना होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन, बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन is always dissipated, is always decrease the energy of system and dissipated in the surroundings. Which cannot be retrieved back to the system. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, ये जो फ्रिक्शन का वर्क डन होता है या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? देखो, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, स्टेबल पे रखा हुआ है या ग्राउंड पे रखा हुआ है, आपको इसको यहाँ से ए से यहाँ बी पे लाना है, इस जगह लाना है। ठीक है, यहाँ इसको इस जगह तक लाना है। समझ में आया? तो मैंने बोला आपको एक पाथ ये वाला बताया, मैंने आपको 3 पाथ बताए। एक पाथ ये बताया, एक पाथ ये बताया, और एक पाथ ये पूरा ऐसे घूमते हुए ऐसे बताया। आप कौन से वाले पाथ से ले जाना पसंद करोगे इसको? डायरेक्ट सीधे सीधे, या थोड़ा ये वाला, या फिर ये पूरा ये वाला? ये मान के चलो ये बहुत हैवी ब्लॉक है और जो सरफेस है वो रफ है, फ्रिक्शन लगेगा, आपको फोर्स लगा के इसको स्लाइड करवाना पड़ेगा फ्रिक्शन की वजह से। समझ में आया क्या? तो कौन से पाथ Yes, से sir. आप लेके जाओगे? सीधा वाला. Second. Straight. First one. सबसे छोटा वाला, क्योंकि आपको पता है मैं सबसे छोटे वाले से लेके जाऊंगा तो मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये बड़े वाले से लेके जाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी लगाना मतलब वर्क करना होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. अब ब्लॉक यहाँ रखा हुआ था, उसको यहाँ लेके आ गए फाइनली, तो आपने कुछ एनर्जी लगाई होगी, वो कहाँ चलेगी? सराउंडिंग में लॉस होगी, क्योंकि यहाँ पर भी रेस्ट पर था, यहाँ पर भी रेस्ट पर है, इसमें कोई सी एनर्जी स्टोर नहीं हुई। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. इस रास्ते से लेके, अब एनर्जी तो लॉस होनी है सराउंडिंग में, इस रास्ते से लेके जाओगे सबसे छोटे वाले पास से कम लॉस होगी, सबसे बड़े से लेके जाओगे सबसे ज्यादा सराउंडिंग में एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो? तो जो फ्रिक्शन का जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, वो किस में जा रहा है? वो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, वो सराउंडिंग में लॉस होते जा रहा है। समझ में आया क्या? और वो पाथ पे डिपेंडेंट है, इस पाथ पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस इसमें होगा। तो वो जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आप ही तो दे रहे हो एनर्जी, तो आपको ही देनी पड़ेगी। इस पाथ से लेके जाओगे तो उतनी एनर्जी, जो एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो रही है। समझ में आया क्या? W3 समझ में आया? सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So work done by non-conservative forces depends upon path.
लिखो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कहाँ करते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड में, है ना? नॉन कंजर्वेटिव में तो करते नहीं है। तो अब हम कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और जो कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ने वाले। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. मैंने आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात होती है इट मींस फोर्स कौन सा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्धन ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस लाता है। नॉन कंजर्वेटिव का तो डिसिपेट हो जाता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? अभी हमने देखा था ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, याद है ना? ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड की ही बात कर सकते हैं जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो कौन सी फील्ड होगी? कंजर्वेटिव फील्ड, है ना? एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू ए और यहाँ पर है यू बी। समझ में आया क्या? मतलब अगर मैं एक बॉडी को ए पर प्लेस करूं, कहां पर प्लेस करूं? ए पर, तो वहां पर इसकी एनर्जी है, वहां पर इसकी एनर्जी है यू ए। समझ में आया क्या? Yes, यू sir. क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फील्ड में कौन सी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आया क्या? Yes, sir. एंड व्हेन ए बॉडी is placed at B, its energy is UB. ठीक है? Yes, sir. UB है। समझ में आया? अब हम ये मान लेते हैं कि UA is greater than UB है। कौन सी बड़ी है? UA is greater than UB। तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वहां पर बॉडी अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल होती है। और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है वहां पर बॉडी को स्टेबिलिटी मिलती जाती है। क्या मिलती जाती है? Stability. Stability. स्टेबिलिटी। तो हमेशा बॉडी पर एक फोर्स लगता है, वो इस डायरेक्शन में लगता है कि वो बॉडी को स्टेबिलिटी अचीव करवाए। मैंने क्या बोला? अगर यहाँ पर रखेंगे तो बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी होगी, यहाँ पर रखेंगे तो कम एनर्जी होगी। तो बॉडी कहाँ आना चाहती है? बी पर या ए पर? कहाँ पर आना चाहती है? बोलो ना, कहाँ पर आना चाहती है? जहां पर एनर्जी B. कम हो। समझ में आया क्या? हम अज्यूम करते हैं कि यू ए जो है वो यू बी से बड़ा है, तो अगर मैं ए पर रखूंगा तो बॉडी बी की तरफ आना चाहेगी। इसका मतलब बी Yes, की sir. तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि होगा इस सिस्टम का, इस फील्ड का कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? जैसे ग्रेविटी में भी तो यही होता है। जैसे एक बॉडी यहाँ है ए पर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू ए, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी। तो मुझे बताओ बॉडी कहाँ ज्यादा स्टेबल है, ए पर या बी पर? B पर B. नीचे की तरफ। B. इसलिए इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है mg, ये कंजर्वेटिव फोर्स है जो इसको नीचे लाता है बी की तरफ। और नीचे और अगर एनर्जी कम हो रही तो और नीचे तक आएगा। जब तक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती जाएगी तब तक वो नीचे तक आता जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है, कंजर्वेटिव फील्ड ही तो। और इसमें जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स है। ये किधर लगता है?
हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन की तरफ। समझ में आया क्या? ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम रिलेशन ही पढ़ रहे हैं किस किस के बीच में, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फोर्स का कुछ ना कुछ तो लेना देना है, ये हमेशा किधर लगता है, जिधर पोटेंशियल एनर्जी कम है उधर लगता है। समझ में आया क्या? ये Yes, sir. हमने एक हाइपोथेटिकल कंजर्वेटिव फील्ड ली है जिसमें इस पॉइंट इस तरफ एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप बॉडी रखोगे तो उस पर फोर्स इधर लगेगा और वो बॉडी इधर की तरफ जाएगी। बोलो समझ में आया क्या? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे की तरफ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, एवरी बॉडी has a tendency to achieve lowest possible energy. स्टेट। और एनर्जी कौन सी होती है कंजर्वेटिव फील्ड में? पोटेंशियल, which implies highest stability। अगर एनर्जी लोवेस्ट है तो स्टेबिलिटी हाईएस्ट हो। समझ में आया क्या? Yes. तो स्टेबिलिटी हाई चाहिए होती है सबको। हम भी वहां रहना पसंद नहीं करते हैं जहां हम स्टेबल फील ना करें। समझ में आया क्या? हमें कहाँ पसंद आता है रहना? जहां पर हमें स्टेबिलिटी मिलती है। आया समझ में? ऐसी जगह Yes, जहां sir. पर कोई इधर Yes, से sir. कोई खींच रहा है, उधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई टांग खींच रहा है, उधर से कोई हाथ खींच रहा है, वहां पे थोड़ा ना रहेंगे। ऐसी जगह रहेंगे जहां पर कोई परेशान नहीं कर रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो वी कैन से दैट इस कंजर्वेटिव फील्ड का ये वाला एरिया जहां पर एनर्जी ज्यादा है और इधर वाले एरिया में एनर्जी कम है, तो बॉडी पर एक फोर्स लगेगा जो इसको इस तरफ लेके आएगा। समझ में आया? लोअर एनर्जी वाले एरिया में, रीजन में। समझ में आया? और उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और वो इधर क्यों लग रहा है? क्योंकि इधर पोटेंशियल एनर्जी कम है। सो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। एक रिलेशन से हम ये बता सकते हैं कि डायरेक्शन किधर होती है कंजर्वेटिव फोर्स की, जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात लिख देता हम यहाँ पे। ये सब देखो बोलने में भी समझ में आ जाती, बट लिखने से क्या होगा, आप रिवीजन करोगे तो फिर से फ्रेश हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। सो व्हेन वी जस्ट प्लेस ए बॉडी एट ए पॉइंट पर रखेंगे एंड रिलीज इट, इसको छोड़ देंगे, तो बताओ क्या होगा? ये अपने आप बी की तरफ जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इस पे एक फोर्स लगेगा। और अगर बी पर छोड़ देंगे तो क्या अपने आप ए की तरफ जाएगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं। अगर आप बी पर छोड़ोगे और रिलीज करोगे तो नहीं जाएगा। उसको अगर आपको ए पर लेके जाना है तो आपको इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया क्या? क्योंकि बॉडी तो कम एनर्जी पे रहना चाहती है, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी है, तो आपको इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा आपको खुद को, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, किसके sir. अगेंस्ट? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करना है तो अपने आप ऊपर जाता है क्या ये? नहीं, हमें फोर्स लगा के इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। समझ में आया? Yes. और यहाँ छोड़ Yes, sir. देंगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें लगाने की जरूरत नहीं। आप कंजर्वेटिव फोर्स लग जाएगा, एमजी अपने आप नीचे लाएगा इसको, क्योंकि इस फोर्स की तो जिम्मेदारी है कि लोवेस्ट एनर्जी पे लेके जाओ। समझ में आया? तो हायर एनर्जी पे लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हायर अनस्टेबल बनाना पड़ेगा उसको। समझ में आया क्या? किसको? ऑब्जेक्ट को। कहानी समझ में आ रही है पूरी? Yes. सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने से मजे नहीं आएंगे। ये सब कंसेप्ट सीखोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें इजीली सोल्व होंगे। समझ में आया क्या? और अगर हम इसको रिलीज कर दे, कहानी कहां तक पहुंची थी? सो व्हेन वी जस्ट प्लेस ए बॉडी एट एंड रिलीज इट एज बी इज हैविंग लेसर एनर्जी, है ना? बी पॉइंट क्या है? लेसर
energy, the body will have a tendency to directly move from A to B, higher to lower energy. और अपने आप तो जाती नहीं, कोई फोर्स लगेगा तभी जाएगी, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है ना, बॉडी रेस्ट पर तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगे। तो वो जो फोर्स लगता है वो लगता है कंजर्वेटिव फोर्स। वो हर कंजर्वेटिव फील्ड में लगता है। किस तरफ लगता है? जिस तरफ लोअर एनर्जी होती है। समझ में आया? आया समझ में? और Yes. we can say when we release it, this field will exert a conservative field force towards the direction of lower energy state। अब एक चीज जो ध्यान रखो, ये जो फोर्स लग रहा है इसको यहां से यहां लेके जाएगा। तो हमने पढ़ा है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क डन कभी लॉस होता है क्या? क्या ये एनर्जी को डिसिपेट करता है क्या? नहीं करता। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो फिर यहाँ पर एनर्जी कम हो रही तो वो एनर्जी जहाँ का रही है, यहाँ से यहाँ बॉडी आ जाएगी, बी पर इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और हमने पढ़ा एनर्जी डिसिपेट तो हो ही नहीं रही है, तो कम हो रही है तो वो जा का रही है। सोच के बताओ जल्दी से कोई। वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? अरे एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, इस फील्ड में एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इधर से इधर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अरे यही तो होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो तो उस पर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, नीचे आता है, इसकी स्पीड तो बढ़ती जाती है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिखो यहाँ तक। समझ में आया सारी लाइंस, सारे कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपको एक बार में समझ में आएगा कि ए पॉइंट है ये और ग्राउंड पर बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर मैंने रिलीज किया इसको, तो इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा mg, वो उसको बी की तरफ लाएगा। बिकॉज रीजन क्या है इसका? ए पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बी पर कम है। समझ में आया? Yes, sir. बट साथ साथ ये भी याद रखना है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक बढ़ रही होगी, क्योंकि ये जो फोर्स होता है इसका वर्क डन कभी भी लॉस नहीं होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कब कंजर्व रहती है? जब एनर्जी का लॉस ना हो। और अगर एनर्जी का लॉस हो जाए तो वो डिक्रीज हो जाती है, जैसा कि होता है फ्रिक्शन के केस में नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में। समझ में आया क्या? डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में, ठीक है। इसको उधर ले चलते हैं एक बार और। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालो, इस फोर्स का वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालो। वर्क डन इन गोइंग, ये फोर्स ही तो लेके जा रहा है तो वर्क कर रहा है ना, फ्रॉम ए टू बी बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होगा? वो वर्क डन होगा यू ए माइनस यू बी, यही तो होगा। अरे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes.
या फिर एक और फॉर्मूला होता है, अब हमें नहीं पता ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला तो सब में वैलिड होता है, समझ में आया? तो एक और फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स फ्रॉम, यहाँ के कोऑर्डिनेट मान लो x1, यहाँ के कोऑर्डिनेट x2, तो x1 टू x2, ये दो तरीके हैं ना निकालने के। Yes, sir. समझ में आया क्या? ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से, मैंने फिर से लिखवा दिया। आया समझ में? Yes, sir. अगर आपको फोर्स का फंक्शन पता है तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, और अगर आपको यहाँ और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों से वर्क आ जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये तो वो चीज जो हम पढ़ चुके हैं, बट हमने अभी क्या नहीं पढ़ा, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? अगेन देखो, मैं इसी चीज से निकालता हूँ कि ए से ये बी तक है ना, मान लो इस तरफ एक्स एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी वाई में भी कर सकती है, एक्स में भी कर सकती है, जेड में भी कर सकती है, तीनों में भी कर सकती है। समझ में आया क्या? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी वाई में वेरी करती है कि नहीं करती है? और पोटेंशियल एनर्जी ए की तरफ ज्यादा है, बी की तरफ कम है, तो फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. है ना? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर कम है। जैसे जैसे एक्स की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, कि नहीं होती जा रही है? Yes, sir. समझ में आया? अब मैंने माना कि किसी भी यहाँ से मैंने अगर किसी बॉडी को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा dx से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा दिखाया आपको, बट ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, नहीं समझो कि यहाँ से हल्का सा आगे बढ़ाया मैंने। समझ में आया क्या? तो मैं थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. बट बहुत कम होगी। समझ में आया? आया समझ में? जैसे इस केस में इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस का डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा यू, और क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस लगाते हैं। समझ में? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई होगी, माइनस का डी यू, इतनी चेंज हुई होगी ना, डेल्टा की जगह डी आ जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. माइनस क्यों लगाया मैंने, समझ में आया ना? क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल बोलते हैं हम, और डी यू का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए आगे माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इन डिस्प्लेसिंग, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता तो क्वेश्चन तो सारे सोल्व हो जाएंगे, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय dx, लेट पोटेंशियल एनर्जी हम इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, जिस तरफ कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो लेट du, ये v मत लिख लेना, u है, du बी द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना इस तरफ एक्स एक्सिस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. So then we can say कि जो भी जितना भी आप वर्क करते हैं उतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती होती है कि नहीं होती है? तो अब यहाँ से जो वर्क किया है वो वर्क डन कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना हुआ है, DW का हुआ है, बहुत छोटा सा। इतना सा डिस्प्लेस करोगे तो वर्क डन बहुत कम होगा ना। समझ में आया क्या? हाँ, समझ Yes, में sir. आया? सो मैं क्या लिख सकता हूँ, DW इज, यहाँ W की जगह क्या लिखूंगा, DW, और यहाँ डेल्टा यू की जगह क्या लिखूंगा, DU। समझ में आया? इज इक्वल टू माइनस DU। आया समझ में? Yes, sir. जैसे मान लो आपने 0.0001 जूल का वर्क किया, पॉजिटिव वर्क, तो 0.0001 जूल से एनर्जी कम हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? इसलिए माइनस लगाया। और यहाँ पे हमने लिखा था ए से बी तक का, तो मान लो ए से बी तक का 100 जूल का वर्क किया इसने, तो पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल से कम हो गई होगी, इसलिए यहाँ डेल्टा लिखा था। समझ में आया क्या?
जब डिफरेंशियल चेंज हो तो डी लिखते हैं और जब बड़ा चेंज हो तो डेल्टा लिखते हैं, याद है ना। Yes, sir. Yes, sir. डब्ल्यू वो छोटा सा वर्क डन है, इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतने से वर्क डन में तो मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ। छोटा सा फोर्स एक्स के साथ चेंज हो रहा है मान लो, तो इतना सा डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ ना। समझ में आया। इज इक्वल टू माइनस डी यू, तो यहां से एफ आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, माइनस का डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आ गया देखो, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में। या फिर वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो एफ इज इक्वल टू होगा माइनस का डी यू बाई डी एक्स आई कैप। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव साइन shows that force, ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। समझ में आया। Yes. लिखो यहाँ तक।